नमस्कार दोस्तों, मैं यतेंद्र मौर्य आपका सॉल्यूशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आइए आज हम करते हैं पेपर नंबर 855 का सॉल्यूशन। लेट्स स्टार्ट। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा पहला क्वेश्चन है कि हमें इन ब्लैंक स्पेस में सही उत्तर देना है। हमें इन चार में से देखते हुए, Arjun's brother really dashed the Indian food we served him last night। देखो दोस्तों, यहां पर लास्ट आया हुआ है और लास्ट एक कीवर्ड होता है पास्ट इंडेफिनिट का। किसका? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। यानी जहां लास्ट वर्ड आएगा वहां पर हमें V2 का यूज करना होगा, सेकेंड फॉर्म का यूज करना होगा। तो यहां पर देखिए कौन सी फॉर्म आएगी? एंजॉयड आएगी। क्यों? अगर मैं यूं कहूं कि हैड बीन एंजॉइंग, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि टाइम पीरियड है नहीं। एंजॉइंग कर नहीं सकता क्योंकि इज एम आर वॉज और है नहीं। ठीक है ना? वर एंजॉयड करते हैं, ये पैसिव में बन जाएगा। लेकिन यहां पर अगर अपन देखते हैं सेंटेंस को, तो जो अर्जुन का भाई है वो खुद खाने को एंजॉय कर रहा है। ठीक है? और पैसिव में डी लगाते हैं, वो पैसिव बनेगा और पैसिव में ऐसा संभव है नहीं। तो ऑप्शन सी मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, अब हमें इस क्वेश्चन में जो अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है उसको देखना है कि वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। अगर वो करेक्ट है तो नो इंप्रूवमेंट, और अगर इनकरेक्ट है तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें सही जो विकल्प है वो चुनना है। If you ever think of reconsidering your decision, अगर आपको कभी ये लगे कि आपको अपने निर्णय को वापस से कंसिडर करना है, प्लीज गिव अ वर्ड टू मी, यानी मुझसे एक बार बातचीत कर लेना। ठीक है? तो एक बार बातचीत मुझसे कर लेना, उसको कहते हैं हैव अ वर्ड विद। किसी भी मुद्दे पर कोई भी निर्णय लेने से पहले जो थोड़ी बहुत बातचीत होती है छोटी मोटी, उसका हैव अ वर्ड विद कहते हैं दोस्तों। तो यहां पर वो यही कह रहा है कि अगर आप अपने निर्णय को रिकंसिडर करना चाहेंगे या रिकंसिडर करने के बारे में सोचेंगे तो एक बार मुझसे थोड़ी बहुत बातचीत कर लेना। ऑप्शन सी मेरा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी हमें फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। जो सूटेबल वर्ड होगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उसको हमें यहां भरना है। पढ़ते हैं दोस्तों। द गीज लिव्ड डैश अ फॉरेस्ट ऑन द टॉप ऑफ अ टॉल ट्री। जो गीज थे जंगल में किसी ऊंचे पेड़ के टॉप पर रहते थे। तो देखो जंगल में की बात आ रही है, तो में के लिए किसका यूज हो जाएगा? इनका यूज हो जाएगा। ठीक है? क्यों? क्योंकि ओवर का मतलब क्या होता है? पर। जंगल पर कौन रहता है? कोई नहीं रहता है। ठीक है? और अवे, लिव अवे की अगर मैं बात करूं तो लिव अवे का मतलब होता है किसी भी अपने वर्क प्लेस से, कार्यस्थल, और जो हमारा कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होता है जहां पर हम शिक्षा ग्रहण करते हैं उससे दूर रहना, उसको लिव अवे कहते हैं। तो ये भी हमारा दूर हो जाएगा, यानी ना तो ये होगा ना ही ये होगा। बेनीथ का मतलब होता है नीचे। बेनीथ का मतलब क्या होता है? नीचे। जहां पर दो सतहों के बीच में नाम मात्र का अंतर हो या अंतर हो ही नहीं, तो वह बेनीथ का यूज किया जाता है। तो यहां पर जंगल में रहने की बात है, तो ऑप्शन बी हमारा सर्वोत्तम आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे। अब हमें दोस्तों इस क्वेश्चन में ग्रामेटिकल एरर फाइंड आउट करनी है। कोई व्याकरण की अगर कोई गलती हुई है वो हमें देखना है। बढ़ते हैं। दिस रिपोर्ट इज फार्दर फ्रॉम रियलिटी एंड देयर इज नो ट्रूथ इन इट्स सब्जेक्ट मैटर। यानी यह जो रिपोर्ट है, ये जो प्रतिवेदन है, ये वास्तविकता से बहुत दूर है और देयर इज नो ट्रूथ इन इट्स सब्जेक्ट मैटर, और इसके मैटर में कोई भी सच्चाई नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर आप देखें फार्दर जो है वो फार की, माफ करें, फार जो है वो मेरी पॉजिटिव डिग्री है, और फार्दर जो है जो लिखा हुआ है वो मेरी कंपैरेटिव डिग्री है। और इसी की ही एक सुपरलेटिव डिग्री होगी, वो फारदेस्ट होगी, सुपरलेटिव डिग्री होगी।
मेरे प्यारे दोस्तों, हम देखिए यहाँ पर फार्दर यानी तुलनात्मक डिग्री है, तुलना करने के लिए आती है। अब यहाँ पर तुलना तो है नहीं, एक साधारण सा वाक्य है जिसमें कहा जा रहा है कि रिपोर्ट सच्चाई से वास्तविकता से बहुत दूर है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा, कोई सुपरलेशन नहीं हो रहा। ऐसा सेंटेंस जहाँ पर कंपैरिजन नहीं हो, सुपरलेशन नहीं हो, वहाँ पर पॉजिटिव डिग्री की बात होती है। तो यहाँ फार्दर की जगह फार का यूज होना चाहिए। तो ऑप्शन ए मेरा आंसर हो जाएगा। फार्दर की जगह मेरे प्यारे दोस्तों फार का यूज होगा, FAR। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल, अब हमारे पास में एक जंबल्ड सेंटेंसेस है दोस्तों, 4 जंबल्ड सेंटेंसेस है। इन चारों को व्यवस्थित क्रम में हमें रखना है। पढ़ते हैं। इट्स वैल्यू इज लिंक्ड टू व्हाट इट इज बीइंग यूज्ड फॉर, यानी इसका मूल्य, इसकी वैल्यू उस चीज से जुड़ी हुई है जिसके लिए इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। अब हमें ये पता नहीं कि इट्स वैल्यू किसकी वैल्यू की बात कर रहा है, यानी पी से तो शुरुआत नहीं होगी, यानी ऑप्शन बी तो खत्म हो गया। क्योंकि इट्स वैल्यू, इट्स क्या हो रहा है, ये एक पजेसिव एडजेक्टिव है, लेकिन ये इट्स वैल्यू है, ये वैल्यू तो लेकिन किसकी वैल्यू की बात कर रहा है हमें पता नहीं है। पढ़ते हैं आगे। सच क्वेश्चंस ऑफन बैफल यू। बैफल का मतलब होता है दिमाग चकरा देना, दिमाग चकरा देना, परेशान सा कर देना। सच क्वेश्चन, सच मतलब ऐसे, ये क्वेश्चंस मेरा नाउन है और नाउन के पहले अगर सच आए तो ये क्या बन गया, एडजेक्टिव हो गया मेरा, राइट। कि ऐसे प्रश्न अक्सर हमें चकरा देते हैं। अब किस प्रकार के प्रश्न, ये भी हमें पता नहीं है। सच मतलब ऐसा, हिंदी में भी अगर मैं ऐसा शब्द बोलूंगा उससे पहले मुझे हवाला देना पड़ेगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो यानी क्यू से भी स्टार्ट नहीं होगा, जो कि है भी नहीं। हाउ इमोशनल शुड वन गेट अबाउट मनी एंड इट्स वैल्यू। अब देखो यहां पर बात पैसे की हो रही है और उसके मूल्य की हो रही है कि कितना एक व्यक्ति पैसे और उसके मूल्य के बारे में इमोशनल हो सकता है, भावुक हो सकता है। मनी ऑन इट्स ओन हैज नो वैल्यू, पैसे की अपनी कोई मूल्य नहीं है। अंटिल यू हैव सम यूज फॉर इट, जब तक आपके पास इसका कोई यूज इस्तेमाल ना हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, या तो शुरुआत होगा आर से या होगा एस से। ठीक है, तो देखते हैं जरा। अब देखो कह रहा है कि हाउ इमोशनल शुड वन गेट अबाउट मनी एंड इट्स वैल्यू। ठीक है, कि एक आदमी पैसा और उसके वैल्यू के बारे में कितना इमोशनल हो सकता है, तो ये प्रश्न कर रहा है। तो नंबर 1 मेरा जो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होगा, वो आर से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो यानी एस भी मेरा खत्म हो गया, राइट। अब ये क्वेश्चन है, देखिए आप ध्यान से देखिए, जंबल सेंटेंसेस में कड़ी से कड़ी जोड़कर हमें सेंटेंस को या सेंटेंसेस को कंप्लीट करना होता है। देखो पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अब क्वेश्चन मार्क है तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन की बात होगी, तो सेकंड नंबर आ गया मेरे पास। सच क्वेश्चन यानी प्रश्न है, तो अभी कह रहे हैं कि ऐसे ही प्रश्न अक्सर हमें चकरा देते हैं। ठीक है, तो यानी आर के बाद में क्यों आना चाहिए, और आर के बाद में क्यों हमारे पास एक ही जगह है, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी मेरा आंसर हो जाएगा, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। बढ़ते हैं आगे। यस दोस्तों, पढ़ते हैं। अब हमें इस क्वेश्चन में इनडायरेक्ट फॉर्म देखने दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन में डायरेक्ट में दिया हुआ है ऑलरेडी, क्योंकि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा मतलब क्वेश्चन ऑलरेडी हमारा किस में है, डायरेक्ट में है, हमें इनडायरेक्ट चाहिए। पढ़ते हैं। द मैनेजर सेड टू मी, मैनेजर ने मुझे कहा, पास्ट की बात है, स्टॉप, रुको, आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड, मैं आपको समझा देना चाहता हूं, द होल प्रोजेक्ट, पूरी परियोजना को, बिफोर यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, आप इस पर कार्य शुरू करें उससे पहले। तो अब देखिए यहां पर मैनेजर किसी को बोल रहा है, तो जाहिर सी बात अगर मैनेजर कह रहा है तो अब देखिए सेड मेरी सेकंड फॉर्म है, यहां पर वांट मेरी फर्स्ट फॉर्म है। अगर बाहर जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें अगर सेड आया हो और अगर अंदर यानी रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में अगर फर्स्ट फॉर्म है तो पास्ट को देखकर प्रेजेंट भी पास्ट हो जाएगा, यानी सेकंड फॉर्म को देखकर फर्स्ट फॉर्म भी सेकंड हो जाएगी। अब वांट नहीं आएगा, वांटेड आएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं। अब देखिए यहां पर वांट्स आ गया,
तो ज्यादा कुछ नहीं देखना, वांट्स आ गया, खत्म कहानी। अब देखिए हमारे पास तीनों में वांटेड है। अब देखते हैं स्टॉप। अभी मैनेजर कह रहा है आई वांट यू टू अंडरस्टैंड, मैं आपको समझा देना चाहता हूं। तो मैनेजर मुझे समझा देना चाहता था। द मैनेजर शाउटेड मी, शाउटेड के बाद में एट होना चाहिए था, यानी ये भी गलत हो गया क्योंकि शाउट थोड़ी कर रहा है, वो तो मुझे कह रहा है। द मैनेजर सेड टू मी टू स्टॉप एंड वॉज टोल्ड। वॉज टोल्ड तो यहां पर पैसिव का मामला बन गया, मतलब मैनेजर को ये कहा गया, ये भी गड़बड़ हो गया। द मैनेजर आस्क्ड मी टू स्टॉप, उसने मुझे रुकने को कहा, एंड टोल्ड मी, और मुझे कहा। या वॉज टोल्ड करते ऐसा कह रहा है कि मैनेजर को ये कहा गया, पैसिव बन जाता है और सब्जेक्ट पर सारी बात आ गई। द मैनेजर आस्क्ड मी टू स्टॉप एंड टोल्ड मी that he wanted me to understand the whole project before I started working on it. Yes, ऑप्शन डी मेरा आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। हाँ दोस्तों, अब इस क्वेश्चन में हमें सिनोनिम देना है, यानी जो शब्द हमें क्वेश्चन के रूप में दिया हुआ है उसी का हमें सेम वर्ड चाहिए। हैंड का मतलब होता है पीछे, है ना। नियर का मतलब होता है पास, रियर का मतलब भी होता है पीछे, फ्रंट का मतलब होता है सामने का, और ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा, जो कि इनसे दूर दराज तक जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, अब हमें सिनोनिम पूछा है तो हिंड का मतलब होता है पीछे, तो रियर का मतलब भी क्या होता है, पीछे। ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं आगे। सेलेक्ट द मिसस्पेल्ड वर्ड, यानी अब हमें जो गलत, जिसकी वर्तनी है, जिसकी स्पेलिंग गलत है, वो हमें चुनना है। एलिजिबल की ठीक है। एक्सप्लेनेशन इसकी ठीक है। ऑब्लिटरेट जिसका मतलब होता है नष्ट करना, मिटा देना, इसका भी ठीक है। एलिजिबल का मतलब क्या होता है, योग्य, वो भी ठीक है मामला है। एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या होता है, व्याख्या या स्पष्टीकरण, ये भी ठीक है, इसकी स्पेलिंग भी। तो अगर तीनों की सही है तो जाहिर सी बात है एक ही गलत होगी, और वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसकी स्पेलिंग कुछ यूं होनी चाहिए थी, OBSEQUIOUS, ओबिक्वियस। और ऑब्सिक्वियस का मतलब होता है चापलूस, खुशामद करने वाला व्यक्ति, चापलूस। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अब हमारे पास एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसका जवाब देते हैं। द मेन कैरेक्टर इन अ प्ले, यानी मुख्य किरदार किसी नाटक में, किसी फिल्म में या किसी किताब का, उस मुख्य किरदार को क्या कहते हैं, प्रोटैगनिस्ट। क्या कहते हैं उसे, प्रोटैगनिस्ट, यानी मुख्य नायक, मुख्य किरदार कह लीजिए हम, मुख्य किरदार। पॉपर का मतलब होता है गरीब। पीडियाट्रिशियन का मतलब होता है बाल रोग विशेषज्ञ, यानी बच्चों का डॉक्टर, आसान भाषा में बात करूं तो। और पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है पैदल चलने वाला, ऐसा व्यक्ति जो पैदल चल रहा है कहीं पे, उसको पेडेस्ट्रियन कहता है। चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों अगले सवाल की ओर। अब मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में भी अब जो अंडरलाइन किया हुआ भाग है, सेगमेंट है, हमें उसको सही करना, दुरुस्त करना है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। देखते हैं। द क्वेश्चंस वर सो कॉम्प्लिकेटेड, यानी प्रश्न इतने जटिल थे दैट दे कुड नॉट बी इजीली रेजोल्यूशन, कि अब अगर पूरा देखें तो मामला सुधर जाता है यहीं पर कि प्रश्न इतने जटिल थे कि उन्हें आसानी से सुलझाया नहीं जा सकता था। तो मेरे प्रियो, आप देख सकते हैं कुड है, कुड के बाद में बी है, कुड है और कुड के बाद में बी है। तो बी के बाद में तो या तो मैं फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाऊं, जो कि दो ही बातें आएंगी, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आएगी तो एक्टिव सेंटेंस बनेगा,
या फिर मैं इनके बाद में थर्ड फॉर्म लगाऊं ताकि मेरा सेंटेंस पैसिव का रूप धारण करे, क्योंकि प्रश्न खुद सॉल्व नहीं हो रहे, प्रश्नों को सॉल्व किया जा रहा है। तो यहां किसका यूज होगा, या पैसिव सेंटेंस बनेगा। तो कुड के बाद में हमें थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल चाहिए, कुड नॉट बी इजीली रिजॉल्व आएगा। तो यहां पर देखिए ऑप्शन डी में बी भी है, इजीली भी है, और रिजॉल्व यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है। तो ऑप्शन डी मेरा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। यस मेरे प्यारे दोस्तों, अगले सवाल में हमें ढूंढना है एंटोनिम। एंटोनिम यानी ऑपोजिट वर्ड, विलोम शब्द जिसे कहा जाता है। और शब्द है हमारा एरोगेंट, और एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी, अहंकारी है। चलिए अब इसका ऑपोजिट एक बार सबको देख लेते। कंसीडरेट का मतलब भी ये होता है घमंडी, ठीक है। ब्रावोडू का मतलब होता है सिर्फ बहादुरी दिखाने वाला, वास्तव में बहादुर नहीं है, बहादुरी दिखाने वाला। यानी जो बहादुरों की तरह अपने आप को पेश करता है, वास्तव में बहादुर नहीं, खोखली बहादुर हम कह सकते हैं। और अनकाउट का मतलब होता है असभ्य, और अनअज्यूमिंग का मतलब होता है नम्र व्यक्ति, एकदम नम्र है। तो देखो एरोगेंट घमंडी हो गया, तो घमंडी का उल्टा क्या हो जाएगा, अनअज्यूमिंग, है ना। क्योंकि अगर कोई आदमी घमंडी तो एक आदमी नम्र होता है। ऑप्शन डी मेरा आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अब हमें दोस्तों इस क्वेश्चन में ग्रामेटिकल एरर ढूंढनी है। बढ़ते हैं। आई एम श्योर, मैं आश्वस्त हूं, मैं विश्वस्त हूं, दैट नीदर जूही, ना तो जूही, नॉर जया, ना ही जया, आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग द वास। यानी इस वास को, इस गुलदान को, गुलदस्ते का जो दान होता है जिसमें अपन फूल वगैरह रखते हैं उसको वास कहते हैं, उसको तोड़ने के लिए ना तो जूही ना ही जया जिम्मेदार है। दोस्तों ये एक कंजंक्शन का रूल है, ध्यान रखिएगा। अगर इस प्रकार से नीदर सब्जेक्ट नंबर 1, नीदर, ईदर, नॉट ओनली, और इन सब के बाद में सब्जेक्ट नंबर 1, फिर इनसे संबंधित नीदर का नॉर, ईदर का और नॉट ओनली का बट ऑल्सो। अगर ऐसा आया है और फिर सब्जेक्ट नंबर 2 आया है, तो मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान रखिएगा, अब जो यहां पर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का निर्धारण करेगा वो आपका करेगा सब्जेक्ट नंबर 2। अगर ये सिंगुलर हुआ तो आपकी वर्ब सिंगुलर हो जाएगी, और अगर ये प्लूरल हुआ तो आपकी वर्ब प्लूरल हो जाएगी, ठीक है। सेकंड सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। अब देखिए जया मेरा सेकंड सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट 2। अब ये तो सिंगुलर है, जया एक लड़की का नाम है तो सिंगुलर हो गया, तो आर कैसे आ सकता है भाई, इज आएगा। तो ऑप्शन डी आ जाएगा, आर की जगह इज का इस्तेमाल किया जाएगा। बढ़ते हैं आगे। यस मेरे प्यारे दोस्तों, अब हमारे पास में एक इडियम है। इस इडियम का हमें सही अर्थ देना है। यू विल फेस द म्यूजिक फॉर डेलिबरेटली रिपोर्टिंग इन्फ्लेटेड सेल्स नंबर। फेस द म्यूजिक, सीधी सी बात है, टू एक्सेप्ट द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर एक्शन, यानी परिणाम भुगतना, सीधी सी बात कि आपको परिणाम भुगतने होंगे। फेस द म्यूजिक यानी आपने जो कार्य किया है उसका नकारात्मक परिणाम आपको स्वीकार करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर अगले प्रश्न में एक्टिव पैसिव देखना, पहले देख लेते हैं मेरा प्रश्न एक्टिव है या पैसिव है। द लेडी हैज गिवन मी अ ब्यूटीफुल मास्क। अब देखो लेडी ने ही ब्यूटीफुल मास्क दिया है, यानी सब्जेक्ट मेरा कार्यरत है, इसका मतलब क्या हो गया, एक्टिव बन गया। भाई एक्टिव पैसिव में एक्टिव होता क्या है, एक्टिव को मतलब सक्रिय, और सक्रिय किसको दिखाया जाएगा, सब्जेक्ट को, ठीक है, इसलिए एक्टिव नाम दिया जाता है। अब देखिए हैज गिवन मी अ ब्यूटीफुल मास्क, यहाँ पर दो सब्जेक्ट है, मी भी है और ब्यूटीफुल मास्क भी है, तो इसने ब्यूटीफुल मास्क उठाया। अब जब एक्टिव के सेंटेंस में हैज या हैव आता है
तो वो पैसिव बनाते समय बीन के साथ आता है, हैज बीन, हैव बीन और प्लीज वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो मास्क मेरा सिंगुलर है तो हैज बीन आ जाएगा। अ ब्यूटीफुल मास्क हैज बीन गिवन टू मी बाय द लेडी, ऑप्शन ए ही मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर देखिए हैड आ गया, या क्वेश्चन में मेरा हैज है इसलिए इनकरेक्ट हो गया। अब यहाँ पर देखो हैज का हैज बीन होगा, यहाँ पर वॉज आ गया, यहाँ पर वॉज बीइंग आ गया, इसलिए दोनों इनकरेक्ट हो गए। चलते हैं दोस्तों आगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अब हमें एंटीनम ढूंढना है। एंटीनम का मतलब होता है ऑपोजिट वर्ड हमें देखना है, राइट। और वर्ड है हमारा प्रोफिशिएंट, और प्रोफिशिएंट का मतलब होता है निपुण या कुशल, निपुण या कुशल कह सकते हैं आप। ठीक है, एफिशिएंट का मतलब होता है प्रभावी। ठीक है, और इनेप्ट का मतलब होता है अकुशल। सफिशिएंट का मतलब होता है पर्याप्त, और प्रिसीड का मतलब होता है दूरदर्शी, जो कि भविष्य को देख सकता है, दूरदर्शी, भविष्य जो देख सकते हैं। तब देखो यहां पर मेरा वर्ड है प्रोफिशिएंट, यानी निपुण कुशल। कोई व्यक्ति निपुण है, किसी काम में कुशल है, तो सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो आदमी अपने कार्य में कुशल नहीं है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। वापस से दोस्तों हमारे पास में अगले सवाल में इसमें 4 जंबल सेंटेंसेस है। इसका हमें क्या देना, सही क्रम देना है, करेक्ट ऑर्डर देना। द ब्रेन इज एक्टिव टू ड्यूरिंग स्लीप, सेंडिंग सिग्नल्स टू द हार्ट टू कीप इट बीटिंग रेगुलरली। यानी सोने के दौरान भी हमारा जो मस्तिष्क है वो सक्रिय रहता है, यानी सिग्नल्स भेजते हुए क्या करने के लिए, अब हृदय को बराबर नियमित रूप से धड़कने का सिग्नल भेजते हुए। However, लेकिन द बॉडी यूटिलाइजेज द स्लीपिंग टाइम इफेक्टिवली, लेकिन जो शरीर है वो अपने सोने के समय को बहुत ही प्रभावी तरीके से उपयोग में लाता है। वी स्पेंड अबाउट 1/3 ऑफ आवर टाइम स्लीपिंग, यानी हम हमारे जीवन का 1/3 हिस्सा सोने में गुजारते हैं। इट प्रोड्यूसेस एनर्जी एंड रिलीजेस हॉर्मोन्स, यानी इट प्रोड्यूसेस या पैदा करता है ऊर्जा और हार्मोन्स को स्रावित करता है फॉर रिपेयर एंड ग्रोथ, यानी मरम्मत और वृद्धि के लिए, ड्यूरिंग द नाइट, यानी रात के दौरान। अब देखिए दोस्तों यहां पर 2 आया हुआ है, यानी ब्रेन इज एक्टिव टू, यानी ब्रेन भी एक्टिव है, ठीक है ना, सोने के दौरान। हाउएवर एक कंजंक्शन है, लेकिन बॉडी ये काम करती है स्लीपिंग टाइम इफेक्टिवली, अपने स्लीपिंग टाइम को, सोने के टाइम को बड़ा प्रभावशाली रूप से इस्तेमाल करती है। तो भैया अगर हाउएवर आए, हाउएवर का मतलब होता है लेकिन, तो इसका मतलब इसके पहले कोई ना कोई बात हुई होगी, तभी मैंने लेकिन का इस्तेमाल किया। और वो पहली वाली बात क्या है, ये ऑप्शन आर। तो ऑप्शन आर मेरा नंबर 1 इंट्रोडक्टरी सेंटेंस हो जाएगा कि हम हमारे समय का 1/3 सोने में गुजार देते हैं। ये समय की बात कर रहा है, सोने में गुजार देते हैं, लेकिन हमारा शरीर इस सोने के समय को, देखो स्लीपिंग टाइम आ रहा है, इस सोने के समय को प्रभावशाली रूप से इस्तेमाल करता है। यानी आर के बाद में ऑप्शन 2 आएगा, तो आर के बाद में क्यू आ जाएगा, RQSSP, ऑप्शन डी मेरा आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं। अब हमारे पास में एक 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इसको हमें देखना है। एन ऑफिशियल पार्डन, यानी एक ऑफिशियल क्षमा, पार्डन का मतलब होता है क्षमा। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसे कहते हैं एमनेस्टी, ठीक है, यानी जो क्षमा दी जाती है ऑफिशियल रूप से उसको एमनेस्टी कहा जाता है। एमनेसिया का मतलब होता है जब आदमी अपनी याददाश्त खो दे, स्मृति लोप, स्मृति मतलब याददाश्त, और लोप मतलब खत्म हो जाना, गायब हो जाना। कॉन्विक्शन का मतलब होता है दोष सिद्धि, कानून में जब किसी अपराधी पर दोष सिद्ध हो जाता है तो उसका मतलब क्या हो गया, उस पर
कॉन्विक्शन हो गया। रेजिसाइड, साइड एक, यहां लिख लेते हैं, साइड एक लैटिन भाषा का शब्द होता है, लैटिन वर्ड होता है जिसका मतलब क्या होता है, किलिंग, हत्या जिसे कहते हैं, इसका मतलब होता है किलिंग, हत्या जिसे कहते हैं। तो जिन जिन शब्दों के पीछे साइड लग जाए समझ जाना हत्या की बात आ रही है। तो रेजिसाइड मतलब राजा की हत्या। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। हाँ, अब इस क्वेश्चन में भी दोस्तों हमें क्या देखना है, सिनोनिम देखना है, यानी सेम वर्ड देखना है। तो वॉबली, वॉबली का मतलब क्या होता है, अस्थिर, वॉबली मतलब होता है अस्थिर। ठीक है, रोबस्ट का मतलब होता है हष्टपुष्ट, तगड़ा। ठीक है, और टेरिबली मतलब भयानक रूप से। और शेकी का मतलब शेक से है, शेक से शेकी बना है, मतलब इसका मतलब ये क्या हो गया, अस्थिर हो गया। राइट, और प्रोबेबली हम सब जानते हैं शायद। तो मेरे दोस्तों सिनोनिम चाहिए वॉबली का, वॉबली का मतलब क्या हो गया, अस्थिर, तो शेकी का मतलब क्या हो गया, अस्थिर, और यही मेरा जवाब सिनोनिम के रूप में हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। इस क्वेश्चन में दोस्तों अब हमें वापस से क्या चाहिए, ग्रामेटिकल एरर देखनी है। कोई ग्रामर की एरर हो तो देखते हैं। फेसिंग वंस ऑन डीप रूटेड बायसेस डिमांड अनइजी इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आत्मनिरीक्षण, अपने अंदर झांक कर देखना, स्वयं का इंस्पेक्शन करना, आत्मनिरीक्षण। एंड जेन्युइन ओपननेस टू चेंज। ठीक है दोस्तों, यहां पर देखिए फेसिंग आया हुआ है। फेसिंग यहां पर क्या है, एक जिरंड है। जब भी कोई वर्ब जिसमें आईएनजी लगी हो, ठीक है, और वो अगर नाउन का यूज, नाउन का रूप धारण करती है तो वो जिरंड मानी जाती है, वो जिरंड कहलाती है। आई रिपीट, मैं वापस कहता हूं, कोई भी वर्ब जो कि आईएनजी लगकर आती है सेंटेंस की शुरुआत में, तो वो नाउन का रूप धारण करती है। ठीक है, और वही चीज, वही वर्ड मेरा क्या कहलाएगा, जिरंड कहलाएगा। तो यहां पर फेसिंग सिर्फ एक ही बात है, आईएनजी वाला जिरंड एक ही है, तो जाहिर सी बात है ये क्या बन जाएगा मेरे लिए, सिंगुलर है। कि डीप रूटेड, बहुत गहराई में जमे हुए जो बायसेस हैं, ठीक है, उनको फेस करना, उनको फेस करना, उनका सामना करना। तो सामना करना एक ही क्रिया हो रही है मेरी, एक ही जिरंड है। तो भैया जब एक ही जिरंड है तो डिमांड कैसे आ जाएगा, सिंगुलर बन गया है तो। और अगर सिंगुलर बन गया तो कहां गया, या ऑप्शन बी हो जाएगा, डिमांड की जगह क्या हो जाएगा, डिमांड्स हो जाएगा। और यही मेरी गलती है, क्योंकि यहां पर सामना करना एक ही कार्यकलाप हो रहा है, एक ही जिरंड की बात है, इसलिए यहां पर डिमांड की जगह डिमांड्स का यूज होगा। यहां पर बी के बाद में एस पे लगेगा, और यही हमारा आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। हाँ भाई दोस्तों, हमारे सामने एक पैसेज, बहुत ही प्यारा सा पैसेज, आइए इसको पढ़ते हैं, उसके सवालों के जवाब देते हैं। A story tells that two friends were walking through the desert. एक कहानी हमें बतलाती है कि दो दोस्त रेगिस्तान से गुजर रहे थे। During some part on the journey, यानी यात्रा के किसी पड़ाव के दौरान, they had an argument. उनका आर्ग्यूमेंट हो गया, दोनों दोस्तों में हो गई होगी बहसबाजी। And one friend slapped the other one. एक मित्र ने दूसरे को चांटा मारा, in the face, चेहरे पर। The one who got slapped, वो मित्र जिसको चांटा पड़ा था, got slapped जिसको चांटा पड़ा था, was hurt, उसको ठेस पहुंची। अब मित्र, खास दोस्त, अगर हमें चांटा मार दे तो ठेस तो पहुंचेगी। But without saying anything, लेकिन बिना कुछ कहे, wrote in the sand, sand मतलब उसने रेत पर लिखा, बिना कुछ कहे उसने रेत पर लिखा,
रेत पर लिखा, क्या लिखा? टुडे माई बेस्ट फ्रेंड स्लैप्ड मी इन द फेस। उसने रेत पर क्या लिख दिया कि आज मेरे सबसे अच्छे मित्र ने मुझे चांटा मारा है। द कैप्टन वॉकिंग, वो चलते रहे until they found an oasis, जब तक कि उनको एक ओएसिस नहीं मिल गया। मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर एक वर्ड आया है ओएसिस, आइए उसकी बात करते हैं। ओएसिस को हिंदी में कहते हैं नखलिस्तान। क्या कहते हैं दोस्तों? नखलिस्तान। नखलिस्तान। मेरे प्यारों, तो नखलिस्तान का मतलब क्या होता है? रेगिस्तान में कुछ ऐसी जगह होती है जहां पर एक जगह पे पानी जमा हो जाता है, उसके चारों तरफ अंजीर के और भी पेड़ पौधे उग जाते हैं, जहां पे अरब लोग क्या करते हैं, आकर वहां पे पिकनिक टाइप का, कुछ मौज मस्ती टाइप का करते रहते हैं, ठीक है। और वहां पे मूवेबल टेंट्स लगा लेते हैं, मतलब थोड़ी सी पिकनिक टाइप का काम करते हैं। तो वो जो पानी वाली जगह होती हैं उसी को नखलिस्तान बोलते हैं। रेगिस्तान में होता है ऐसा। Where they decided to take a bath, जहां उन्होंने नहाने का निर्णय लिया। The one who had been slapped, वो दोस्त जिसे चांटा मारा गया था, got stuck in the mire। मेरे दोस्तों, यहाँ पर एक वर्ड आया मेरे पास में, मायर। तो देखिए जरा, मायर का मतलब होता है दलदल। मायर का क्या मतलब होता है? दलदल। क्वैगमायर अगर आपने सुना होगा, वही चीज है ये। और गॉट स्टक मतलब फंस गया था वो। एंड स्टार्टेड ड्रोनिंग, और डूबना शुरू किया। बट हिज फ्रेंड सेव्ड हिम, लेकिन उसके दोस्त ने उसे बचा लिया। आफ्टर ही रिकवर्ड फ्रॉम द नियर ड्रोनिंग। नियर ड्रोनिंग मतलब डूबते डूबते बचा, लगभग डूब ही चुका था, तो उससे कहते हैं नियर ड्रोनिंग, लेकिन पूरा नहीं डूबा था। ही रोट ऑन अ स्टोन, उसने पत्थर पर लिखा, क्या लिखा? अब टुडे माय बेस्ट फ्रेंड सेव्ड माय लाइफ, आज मेरे सबसे अच्छे मित्र ने मेरी जान बचाई। द फ्रेंड हु हैड स्लेप्ड, वो दोस्त जिसने चांटा मारा था, एंड सेव्ड हिज बेस्ट फ्रेंड, और अपने सबसे अच्छे मित्र को बचाया था। आज उसने पूछा, क्या पूछा? आफ्टर आई हर्ट यू, जब मैंने तुम्हें हर्ट किया, उसके बाद यू रोट इन द सैंड, आपने रेत पर लिखा। एंड नाउ यू राइट ऑन अ स्टोन, लेकिन अब आप किस पर लिख रहे हो? पत्थर पर लिख रहे हो। वाई, ऐसा क्यों? The other friend replied, अन्य मित्र ने जवाब दिया, when someone hurts us, जब कोई हमें ठेस पहुंचाता है, we should write it down in sand, हमें रेत पर लिख देना चाहिए। Where winds of forgiveness, जहां क्षमा की हवाएं, can erase it, जहां पर क्षमा रूपी हवाएं उसको मिटा डाले। But when someone does something good for us, लेकिन जब कोई हमारे लिए अच्छा करता है, we must engrave, engrave मतलब उत्कीर्ण करना, पत्थर पर या दीवारों पर खोदने का जो कार्य होता है उसको एनग्रेव करना कहते हैं। उकेरना जिसे कह सकते हैं देसी भाषा में बात करें तो। वी मस्ट एनग्रेव इट इन स्टोन, हमें पत्थर पर उकेर देना चाहिए, लिख देना चाहिए। Where no wind can erase it, जहां पर कोई हवा इसको मिटा ना सके। बहुत अच्छा पैराग्राफ था दोस्तों, बहुत अच्छी सीख हमें देखने को मिली कि दोस्ती में इतना माइंड नहीं करने का, आटा खा लेने का और दे देने का टाइम पर। आ जाओ। वाई डिड द फ्रेंड गॉट हर्ट वाइल राइट इट इन द सैंड, यानी वाई डिड द फ्रेंड हु गॉट हर्ट राइट इन द सैंड, जिस मित्र को हर्ट हुआ उसने रेत पर क्यों लिखा? बिकॉज ही वॉज वेरी काइंड हार्टेड, क्या इसलिए कि वो बड़ा दयालु था? बिकॉज ही वॉज टू वीक टू टेक रिवेंज, क्या इसलिए कि वो इतना कमजोर था कि रिवेंज यानी बदला ना ले सके? बिकॉज ही न्यू दैट हिज फीलिंग ऑफ हर्ट वॉज टेम्पोररी, क्योंकि उसको पता था कि उसकी जो हर्ट होने की जो भावना है वो अस्थायी है, टेम्पोररी है, कुछ समय की है। या फिर बिकॉज ही लव्ड हिज फ्रेंड टू मच, या इसलिए कि वो अपने मित्र को बहुत ही ज्यादा प्रेम करता था? ऐसा नहीं था। ऑप्शन सी, उसने रेत पर इसलिए लिखा कि उसको पता था कि क्षमा की हवाएं आएंगी और इसको हटाकर दूर ले जाएंगे। ऑप्शन सी मेरा आंसर होता है। बढ़ते हैं आगे। यस, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज एन ओएसिस? एक ओएसिस जिसकी बात हमने कर ली है। नखलिस्तान क्या होता है? एन ओएसिस इज अ प्लेस वेयर विद नो वाटर, भाई ओएसिस का मतलब ही पानी होता है उसमें, तो ये तो खत्म हो गया।
एन ओसिस इज अ प्लेस विद वाटर एंड ट्रीज इन अ डेजर्ट, यानी रेगिस्तान में पानी का चश्मा जिसे कहते हैं, चश्मा मतलब ये वाला नहीं, चश्मा का मतलब उर्दू में होता है तालाब, जहाँ पानी का चश्मा और इर्द गिर्द कुछ पेड़ पौधे हों। एन ओसिस इज अ प्लेस विद लॉट्स ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी इन अ थिक जंगल, भाई डेजर्ट में जंगल कहाँ से आया। एन ओसिस इज अ स्ट्रेच ऑफ ग्रास लैंड, यानी कोई ग्रास लैंड होती है जिस पर घास उगी, उसका कोई टुकड़ा होता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ऑप्शन बी मेरा आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। यस, अगला सवाल मेरा, व्हाट डिड वन ऑफ द टू फ्रेंड्स डू आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम द नियर ड्रॉइंग, कि यानी उन दो दोस्तों में से एक ने क्या किया आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम द नियर ड्रॉइंग, यानी डूबने से बचने के बाद, क्योंकि हमने पढ़ा कि एक दोस्त जो कि दलदल में फंस गया था उसको बचाया गया दूसरे दोस्त के द्वारा जो कि लगभग डूब चुका था। ही रिब्यूक्ड हिज फ्रेंड, रिब्यूक का मतलब होता है फटकारना, डांटना, क्या उसने बचाने वाले मित्र को फटकारा, डांटा, नहीं ऐसा नहीं था। ही एवेज्ड हिमसेल्फ ऑन हिज फ्रेंड बाय स्लैपिंग हिज फ्रेंड इन द फेस, क्या उसने थप्पड़ मारकर बदला लिया, नहीं ऐसा नहीं किया उसने। ही रोट समथिंग इन द सैंड इन हिज ओन प्रेज, या ही रोट समथिंग ऑन अ स्टोन, बिल्कुल दोस्तों देखो सी और डी में लिखा जा रहा है दोस्त के द्वारा जिसको बचा गया है, ठीक है, बचने वाले मित्र के द्वारा लिखा जा रहा है, लेकिन सी में देखिए सैंड में लिखा जा रहा है, और जब उसको दलदल से बचाया गया तो उसने किस पर लिखा, पत्थर पर लिखा, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं बताना चाहूंगा, ये देखो, रिकवर्ड फ्रॉम द नियर ड्रॉइंग, जब डूबते डूबते उसको बचाया, ही रोट ऑन अ स्टोन, उसने पत्थर पर लिखा कि टुडे माय बेस्ट फ्रेंड सेव्ड माय लाइफ, आज मेरे सबसे अच्छे मित्र ने मेरी जान बचाई। तो जब वो वापस आया तो उसने पत्थर पर लिखा, ऑप्शन डी मेरा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है दोस्तों, व्हाट, थोड़ा छोटा लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, व्हाट डज राइटिंग ऑन अ स्टोन सजेस्ट, पत्थर पर लिखी हुई बात हमें क्या दर्शाती है, क्या बतलाती है। राइटिंग समथिंग ऑन स्टोन मीन्स, पत्थर पर लिखे होने का मतलब तात्पर्य है एक्सप्रेसिंग वंस लव फॉर समबडी, किसी के लिए अपना प्रेम जाहिर करना। राइटिंग समथिंग ऑन अ स्टोन मीन्स डूइंग समथिंग विद द इंटेंशन ऑफ मेकिंग इट लास्ट फॉर एवर, पत्थर पर लिखने का तात्पर्य है कि कोई भी चीज जो लिखी हुई है उसको लंबे समय तक बरकरार रखने का इरादा रखना। इंटेंशन ऑफ मेकिंग इट लास्ट फॉर एवर, बिल्कुल दोस्तों ऑप्शन बी ही मेरा आंसर होगा। क्यों, यहां पर देखिए, बट वेन समवन डज समथिंग गुड फॉर अस वी मस्ट एनग्रेव इट इन स्टोन, जब कोई हमारे लिए अच्छा करता है तो हमें पत्थर पर लिख देना चाहिए, वेयर नो विंड कैन इरेज इट, जहां पर कोई हवा उसको मिटा ना सके, और नहीं मिटेगा तो लंबे समय तक रहेगा। और लंबे समय तक रहने का तात्पर्य क्या हुआ, इंटेंशन ऑफ मेकिंग इट लास्ट फॉर एवर, यानी लंबे समय तक इसको बरकरार करने का इरादा रखते हुए, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। तो ये था मेरा पैराग्राफ मेरे प्यारे दोस्तों। अब यहां देखते हैं व्हाट इज द सिनोनिम फॉर द वर्ड एनग्रेव। एनग्रेव का मतलब क्या था, इसका मतलब था उत्कीर्ण करना, पत्थर पर या दीवार पर या जो भी उत्कीर्ण करना या उकेरना, जैसा कि मैंने पैराग्राफ में भी आपको बताया मेरे मित्रों। अब इसका सिनोनिम मुझे चाहिए, सिनोनिम बोले तो मुझे सेम वर्ड चाहिए, तो सेम वर्ड क्या हो जाएगा, इनस्क्राइब करना है। इनस्क्राइब का मतलब भी उकेरना ही होता है, ठीक है दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमारा ये पेपर नंबर 855 का सोल्यूशन पूरा होता है। आशा करता हूं जितनी भी चीजें आपको आज बताई गई, सिखाई गई, आपको समझ में आई होगी, और जितने भी नए वर्ड्स आज आपके जीवन में आपके समक्ष आए हैं उन सबको लिखिएगा, और हो सके तो अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम सेंटर पे सारा गेम आदत का होता है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।